बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए ताज़ियत का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ की 37D मॉडल टाउन आमद। सैयद अफजल हुसैन नकवी मरहूम की अहलिया से मुलाकात की। अफजल हुसैन नकवी दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। सदर नून लीग की ताज़ियत। दराजात की बुलंदी के लिए इस मौके पर फातह ख्वानी भी की गई। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ 37D मॉडल टाउन नकवी मरहूम की अहलिया से उन्होंने मुलाकात की। अफजल हुसैन नकवी दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया और उनके दराजात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी भी की गई। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ भी इसी सिलसिले में 37D मॉडल टाउन पहुंचे। सैयद अफजल हुसैन नकवी मरहूम की अहलिया से मुलाकात। अफजल हुसैन नकवी दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। सदर नून लीग की ताज़ियत। दराजात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी। खुर्रम सुहेल लगारी के खिलाफ खातून को हिरासत करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा डिफेंस की रिहायशी खातून आमना की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में घर में घुसने, जान से मारने और फायरिंग की दफात भी शामिल हैं। तो आपको बताएं कि खुर्रम सुहेल लगारी के खिलाफ खातून को हिरासत करने पर यह मुकदमा है जो कि दर्ज किया गया। मुकदमा डिफेंस की रिहायशी खातून आमना की मुद्दत में दर्ज किया गया है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। आबिद चौधरी बताइएगा क्या माजरा है ये? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA खुर्रम लगारी हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। MPA खुर्रम लगारी पर खातून को हिरासत करने और ब्लैकमेल करने का इल्जाम है, जिसकी दफात के तहत थाना डिफेंस से में ये खातून आमना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है। MPA खुर्रम सुहेल लगारी का ताल्लुक जदोई जिला मुजफ्फरगढ़ से बताया जा रहा है। मुकदमा जो है घर में घुसने, फायरिंग करने और जान से मारने की धमकियां देने की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ। अलबत्ता FIR में ये मौक़िफ़ जाहिर किया गया है कि MPA खुद को कुवारा जाहिर करके नाजायज तल्लुकात इस्तवार करने पर मजबूर करता रहा और खुर्रम लगारी ने जबरदस्ती निकाहनामे पर दस्तखत भी इस खातून से करवा रखे हैं, जिसकी शिकायत जो है MPA के बाप चन्नू खान लगारी को भी की गई, जिस पर उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ पुलिस को इत्तला देने का कहा और बाप को शिकायत करने पर खुर्रम लगारी जो है वो आमना से मिलने के लिए इसके घर पर पहुंचे और मिलने से इनकार करने पर खुर्रम लगारी ने उसके घर पर फायरिंग कर दी। अलबत्ता पुलिस जो है वो मौका पर पहुंची। पुलिस के इस वाले से कहना है कि मौका से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करके वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले भी कर दिया गया है। अच्छा आबिद, तो अभी तक क्या शवाहिद मौसूल हो चुके हैं पुलिस को? पुलिस को इस वाले कहना है कि जब सुबह तकरीबन 5 बजे ये घर पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिस वक्त खुर्रम सुहेल लगारी जो कि अपने सिक्योरिटी गार्ड के हमरा डिफेंस के इलाके में पहुंचे थे और वहां पर घर में घुसने की उन्होंने कोशिश की। इस दौरान जब आमना की सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से उनको बाहर जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। अलबत्ता फायरिंग के नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि मौका से गोलियों के खोल जो है वो बरामद किए गए हैं। 6 से ज्यादा गोलियां जो हैं वो घर के दरवाजे पर बरसाई गई थी, जिनके खोल जो है मौका से इकट्ठे किए गए। अलबत्ता इस वजह से खातून आमना की जानिब से दस्तावेजी सबूत जो है वो भी फराहम किए गए हैं कि कॉल्स पर भी धमकियां उनको दी गई, हिरासत किया जाता रहा। अलबत्ता पुलिस के इस वाले से कहना है कि तमाम तर शवाहिद जो है वो कब्जे में ले लिए गए हैं। खातून को हिरासत करने, जान से मारने की धमकियां देने और ब्लैकमेल करने पर यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो मजीद तहकीकात अमल में लाएगा। आप देखते हैं कि पुलिस की जानिब से खुर्रम सुहेल लगारी को कब गिरफ्तार किया जाता है या उनके लिए कब उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। बात करें कोरोना वायरस की तो कोरोना के कारीवार जारी हैं। 10 कीमती जिंदगियां निकल गया। मजीद 584 में मरीजों की तशखीस हुई है। मरीजों कोरोना की तशखीस हुई है और शहर में मस्बत केसेस की शरह 10.5% रिकॉर्ड की गई है। एडिशनल सेक्रेटरी जेल महकमा दाखिला ज़ीशान शबीर दूसरी बार कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं और ख़ुद को उन्होंने क्वारंटीन कर लिया है। कोरोना के कारीवार जारी हैं और आपको बताएं 10 कीमती जिंदगियां निकल चुका है कोरोना और मजीद 584 मरीजों की तशखीस भी हुई है। शहर में मुस्बत केसेस की बात की जाए तो इस वक्त शरह जो है वो 10.5% तक रिकॉर्ड की गई है। एडिशनल सेक्रेटरी जेल महकमा दाखिला ज़ीशान शबीर दूसरी बार कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं, जिन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। कोरोना की सूरत हाल है जो कि बिगड़ती ही जा रही है। 10 कीमती जिंदगियां निकल गया। मजीद 584 मरीजों की तशखीस की जा चुकी है पिछले 24 घंटों में और शहर में मुस्बत केसेस की शरह 10.5% रिकॉर्ड की गई है।
तेज तर और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स का इफ्तिताह। मोबाइल वैन के जरिए बीमार, माजूर और ज़ईफ अफराद को घर पर वैक्सीनेशन की सहूलत दी जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि कोरोना के मरीजों में 88% ऐसे मरीज हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। 1 सितंबर से 15 साल से ज़ायद उम्र के लिए वैक्सीन का मरहलावार आगाज किया जाएगा। वैक्सीनेशन का अमल तेज करने के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन वैन सड़कों पर आ गई। माजूर, ज़ईफ और बीमार अफराद जो वैक्सीनेशन सेंटर नहीं आ सकते, इन्हें घर पर वैक्सीनेशन लगाने की सहूलत दी जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि कोरोना के 88% रिपोर्ट होने वाले केसेस में मरीजों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, जबकि इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में 95% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली। क्योंकि जो इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर मरीज दाखिल हैं, उनमें से 95% वो मरीज़ हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिली, और एक बहुत छोटी तादाद है जो क्रिटिकली इल हैं, यानी जिनको ज़्यादा तक शिद्दत हुई है, जो एक बहुत छोटी तादाद है। यानी 37 अगर मरीज़ हमारे पास दाखिल थे, एक मरीज़ ऐसा था जिसको वैक्सीन मिली हुई थी, 36 मरीज़ ऐसे थे जिनको वैक्सीन नहीं मिली। लोगों को अब इस बात का एहसास कर देना चाहिए कि वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जिससे आपकी जान बच सकती है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि 30 अगस्त के बाद वैक्सीनेशन ना लेने वाले अफराद पर पाबंदियां सख्त की जाएंगी। यूनियन काउंसिल की सतह पर 177 वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है। मोबाइल वैन से वैक्सीनेशन के अमल में मजीद तेजी आएगी। डोर टू डोर से मुराद ये है कि हम तमाम यूसीज के अंदर 1 से 2 सेंटर्स बना के वहाँ से हर सेंटर के गिर्द 4 टीमें मूव करेंगे। ये सोशल मोबिलाइजर्स होंगे जो हर घर में जाएंगे, वहाँ जाके डाटा भी कलेक्ट करेंगे कि कितने लोगों को वैक्सीन लग गई है, कितनों को लगनी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजीद कहना था कि 1 सितंबर के बाद 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन का आगाज किया जा रहा है। शहरियों से अपील है कि वैक्सीनेशन करवाएं, खुद भी कोरोना से बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। ट्रांसपोर्ट नेटवर्किंग कंपनी के लिए अलग कानून साजी होगी। नेटवर्किंग कंपनी के नए कानून में टैक्सेस का नफाज और जुर्माने शामिल होंगे। ट्रांसपोर्टर्स कंपनियों में कैब और हैवी ट्रांसपोर्टर्स नेटवर्किंग ग्रुप शामिल किए जाएंगे। महकमा कानून से मुशावरत मुकम्मल करके जल्द मुसविदा काबीना को इरसाल किया जाएगा। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अली रामे, इस कानून साजी का क्या मकसद होगा? बिल्कुल रिदा, ये पंजाब हुकूमत पहली दफ़ा पंजाब में ये कानून साजी करने जा रही है। इससे पहले मुख्तलिफ एक्ट जो है वो बनाए गए थे ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से, जिसमें टर्मिनल एक्ट जो है वो शामिल था। उसमें ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियों के हवाले से एक नई कानून साजी उनके लिए की जाती रही। लेकिन अब ये ट्रांसपोर्टर जो मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप हैं, उनकी कंपनीज हैं जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से और सवारियों के हवाले से जो ट्रांसपोर्ट तैयार की जाती है और उनकी तरफ से रन किए जाते हैं इस तरह के ट्रांसपोर्ट, तो उन पर यह कानून साजी की जा रही है। और महकमा ट्रांसपोर्ट को पंजाब हुकूमत ने बाकायदा ये टास्क दिया था और उस पर अब महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम के मुताबिक महकमा कानून के जो लोग हैं उनके साथ उनकी मशावरत जारी है और जल्द इसका एक मसवदा तैयार करके वो कैबिनेट से इसकी मंजूरी दी जाएगी। और इसका बुनियादी तौर पर मकसद सिर्फ ये है कि जितने भी ये वर्किंग कंपनीज हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आना, उनसे टैक्स वसूली करके ज़राए आमदन पंजाब हुकूमत बढ़ाना चाहती है और उनके पास जितनी गाड़ियां पूरे पंजाब में चलती हैं उनका डाटा कलेक्शन जो है वो एक जगह पे सबमिट करना है। क्योंकि आए रोज आपने देखा होगा कि गाड़ियों में ये सिलेंडर वगैरह के वाकयात होते हैं और इसके साथ ही मुख्तलिफ ऐसे चोरी की वारदातें की जा रही हैं। तो इसमें बाकायदा तौर पर इनका इंदराज होगा। इंदराज करने के बाद कंपनी से टैक्स भी वसूली की जाएगी और अगर किसी जगह पे कुछ इस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि कानून की खिलाफ वर्जी पे हो, तो उस पर उनको जुर्माने जो है वो भी आयद किए जाएंगे। तो अभी इस पर ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो ड्राफ्ट जल्द कैबिनेट कमेटी को पेश करके उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत है तो वो भी की जाएगी, वरना ये कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसको बाकायदा पंजाब असेंबली से अप्रूव करवा दिया जाएगा, जिसके बाद ये नई लेजिस्लेशन होगी जो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी ग्रुप कंपनीज हैं उनके हवाले से। जी, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट नेटवर्किंग कंपनी के लिए अलग कानून साजी की जाएगी। नेटवर्किंग कंपनी के नए कानून में टैक्सेस का नफाज और जुर्माने शामिल होंगे। ट्रांसपोर्टर्स कंपनियों में कैब और हैवी ट्रांसपोर्टर्स नेटवर्किंग ग्रुप शामिल किए जाएंगे। एप्टिमा के इलेक्शन में गौहर एजाज ग्रुप मुसलसल 13वीं मरतबा कामयाब।
ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज ने टेक्सटाइल सेक्टर के एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। कहते हैं टेक्सटाइल की बरामदात में $3 अरब का इजाफा हुआ है। पंजाब में 100 टेक्सटाइल मिल्स लग रही हैं, जिससे 20 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। एप्टिमा के इलेक्शन में गौहर एजाज ग्रुप का क्लीन स्वीप, मुसलसल 13वीं मरतबा गौहर एजाज ग्रुप बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। सेंट्रल की 12 सीटों पर अब्दुल रहीम नासिर, अहमद शफी, बिलाल शरीफ, हुसैन अहमद, इरफान अहमद, सैयद उमर शाह, आमिर शेख, आसिफ इनाम, तारिक सऊद, मुअज्जम एजाज, अफजल उमर और मोहम्मद यासीन मुंतखब हुए। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज ने 13 साल से मुसलसल एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अब्दुल रहीम नासिर को एप्टिमा का सेंट्रल चेयरमैन नामजद किया। हामिद जमान चेयरमैन एप्टिमा पंजाब, मोहम्मद कामरान अरशद सीनियर वाइस चेयरमैन, मोहम्मद अनीस वाइस चेयरमैन और असद शफी को खजांची एप्टिमा नामजद किया गया। हमने सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी में रहीम नासिर साहब को नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान के जो है टॉप 3 इंडस्ट्रियलिस्ट में उनका नाम आता है, उनकी कंपनी का। तो हमारी ग्रुप की तरफ से ना सिर्फ हम रिज़ल्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लेयर कर रहे हैं इस साल की सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी का, नॉर्दर्न जोन का, सदर्न जोन का, बल्कि साथ साथ अपना कैंडिडेट भी नॉमिनेट कर रहे हैं जो अगले साल आदिल बशीर साहब से 1 अक्टूबर को जो है इंशाअल्लाह ताला टेक ओवर करेंगे। गौहर एजाज का कहना है कि टेक्सटाइल की बरामदात में $3 अरब का इजाफा हुआ है। पंजाब में 100 टेक्सटाइल मिल्स लग रही हैं, जिससे 20 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। हुकूमत से अपील है कि वो हमें गैस और बिजली खित्ते की कीमतों पर फराहम करे। हम टेक्सटाइल की सनत की एक्सपोर्ट ही बढ़ा लेंगे जो है वो इस 5 साल के अरसे में जो हमारा टारगेट है वो $13 बिलियन को $25 बिलियन करना है। गौहर एजाज ने तमाम नौ मुंतखब अहदेदारों और बॉडी को मुबारकबाद दी। उन्होंने नौ मुंतखब बॉडी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करने की हिदायत की। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। एलडीए का 2 साल बाद पार्क एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने का फैसला। एलडीए सिविल, इलेक्ट्रिकल और फिनिशिंग वर्क्स पर मुश्तमिल 25 करोड़ का दूसरा टेंडर फाइनल कर लेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे। दुर नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर नायाब, बताइएगा अब दोबारा से काम कब शुरू किया जाएगा? जी बिल्कुल, बिलाखिर एलडीए ने 2 साल से रुके हुए प्रोजेक्ट एरिना पे काम करना शुरू कर दिया है और एरिना प्रोजेक्ट के हवाले से टेंडर को फाइनल कर दिया गया है। एरिना प्रोजेक्ट जौहर टाउन में पार्क एंड शॉप के प्रोजेक्ट की तर्ज पर बनाया गया था और इस हवाले से इस पर 2 साल से काम रुका हुआ था। इसके जो पुराने कंट्रैक्टर थे वो प्राइस एस्केलेशन की वजह से और दीगर इख्तलाफात पैदा होने की वजह से इस पर काम करने में तैयार नहीं थे, जिसके बाद एलडीए की गवर्निंग बॉडी ने इसके अंदर ये फैसला किया कि जो बाकी मानदा काम है उसके लिए अलहदा टेंडर किया जाएगा। नए टेंडर के फैसले के बाद एलडीए ने टेंडर जारी किया, जिस पे आज ये टेंडर खोला गया और मजमूई तौर पर 25 करोड़ से ज़ायद की जो बिड है वो दी गई थी, जिसमें अगर बात की जाए आईकैन और उसके इश्तराक ने ये टेंडर हासिल कर लिया है। आईकैन इससे पहले भी काम कर रही थी, लेकिन अब वो एक इश्तराक के साथ जॉइंट वेंचर के तौर पर इस पर दोबारा काम शुरू करेगी। टेंडर जारी होते ही इसके बाद वर्क ऑर्डर जारी होगा, जिस पर काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा और 2 साल से जो काम रुका हुआ था जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन, सिविल वर्क, फिनिशिंग का काम था, वो काम दोबारा से समेटा जा सकेगा। ये एलडीए गवर्निंग बॉडी का फैसला था जिस पर बिलाखिर अमल दरामद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया दुर नायाब। मेट्रो बस ड्राइवर्स की बकाया जात की अदायगी का वादा वफा नहीं हो सका। ड्राइवर्स ने आइंदा मंगल से दोबारा पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मेट्रो बस के ड्राइवर्स ने गजूमता स्टेशन पर पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। चीफ ड्राइवर मेट्रो बस सर्विस जहीर जहूर का कहना है कि जीएम मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने वादा खिलाफी की। उन्हें अल बैराक से बकाया जात लेकर देने की तिफल तसल्लियां दी गईं और अब बुलाकर कह दिया गया है कि वो बकाया जात नहीं दिलवा सकते। ड्राइवर्स ने कहा कि हक़ हलाल की कमाई के हुसूल तक पुरअमन एहतजाज करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर आइंदा सोमवार तक मुतालिबात मंजूर नहीं किए गए तो मंगल से मेट्रो बस नहीं चलेगी। वापडा तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पाकिस्तान भर से वापडा मुलाजमीन की भरपूर शिरकत। मुजाहिरीन ने मुतालिबात तस्लीम ना होने पर डी चौक इस्लामाबाद धरना देने की धमकी दे दी। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA खुर्शीद अहमद की सरबराही में एहतजाज किया गया। वापडा मुलाजमीन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी और निजकारी नामंजूर के नारे लगाए गए। मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से वापडा की निजकारी मंजूर नहीं है। वापडा की निजकारी मुलाजमीन के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। ऑल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से 15 सितंबर को होने वाला धरना मुलतवी कर दिया गया, जबकि मुतालिबात तस्लीम ना किए जाने पर डी चौक इस्लामाबाद धरना देने की कॉल दी गई है।
ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا سروسز اسپتال میں سہولیات کی عدم دستیابی کے خلاف احتجاج۔ ڈاکٹرز نے پرنسپل آفس میں احتجاج ریکارڈ کرایا اور سہولیات کی جلد فراہمی کا مطالبہ کیا۔ سروسز اسپتال میں YDA نے پرنسپل آفس کے سامنے احتجاج کیا، جس میں بڑی تعداد میں ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ YDA کا کہنا تھا کہ ہسپتال کی ایمرجنسی میں گٹر کا گندا پانی ابل رہا ہے۔ سیوریج کے گندے پانی سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہسپتال میں ادویات، سٹرکچر، ویل چیئرز، بیڈ کی کمی اور انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز کی شدید قلت ہے۔ خون کے انتہائی اہم ٹیسٹ کرنے والی مشینری بھی خراب ہے۔ ایکس رے کے لیے فلمز موجود نہیں۔ ڈاکٹرز ہاسٹل کی حالت انتہائی خستہ ہے، جبکہ خواتین ڈاکٹرز ہاسٹل کی تعمیر کھٹائی کا شکار ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مسائل کے حل تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ سگریٹ فروشوں پر ٹیکس کے نفاذ کا فیصلہ۔ ایکسائز نے شہر میں سگریٹ فروشی کرنے والے 8000 کے قریب سگریٹ اور پان شاپس اور کریانہ سٹورز کا ڈیٹا حاصل کر لیا، جبکہ ٹوبیکو ٹیکس کے معمولی ریٹس ختم کر کے نئے ریٹس منظوری کے لیے حکومت کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ سالانہ ٹوبیکو ٹیکس لگانے پر ایکسائز نے 2900 پان شاپس اور سگریٹ شاپس اور 5000 کریانہ سٹورز کا ڈیٹا فوڈ اتھارٹی سے حاصل کر لیا ہے۔ دکانوں کی مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ایکسائز انسپیکٹرز بھی سروے کریں گے۔ ایڈیشنل DG ایکسائز رضوان شیروانی نے کہا ہے کہ سالانہ ٹوبیکو فنڈ فیس کے نفاذ کے لیے ریٹس ریوائز کر کے سمری منظوری کے لیے سیکریٹری ایکسائز کو بھجوا دی گئی ہے۔ ٹوبیکو ٹیکس کا نفاذ شاپس پر کام کرنے والے ملازمین کے حساب سے عائد کیا جائے گا۔ ٹوبیکو ونڈ فیس 5000 سے 50000 تک عائد کرنے کی سمری بھجوائی گئی ہے، جس میں ہاکر کو 500 روپے سالانہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ ایک ملازم کے ساتھ کام کرنے والے دکاندار کو 15000، اسی طرح 3 یا اس سے زیادہ ملازمین کے دکاندار کو 50000 ٹیکس ادا کرنے کی سمری بھجوائی گئی ہے۔ اس سے پہلے 50 روپے سے 500 روپے تک معمولی فیس تھی۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر پولیس نے ایک بار پھر کھلی کچہریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ DIG آپریشنز آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ DIG سہیل چودھری کا کہنا تھا کہ پولیس افسران کے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ DIG آفس میں آنے والے سائلین کی بڑی تعداد نے کھلی کچہری میں شرکت کی۔ DIG آپریشن سہیل چودھری نے سائلین کی درخواستوں پر فوری کارروائی کے احکامات بھی جاری کیے۔ سہیل چودھری کا کہنا تھا کہ عوام کے لیے مجھ سمیت تمام افسران کے دفاتر ہر وقت کھلے ہیں۔ عوام کے مسائل کے فوری ازالے کی پالیسی پر کار فرما ہے۔ صوبائی وزیر محنت انصر مجید خان سے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے مزدور رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر بات چیت۔ صوبائی وزیر سے تحریک انصاف لیبر ونگ کے رہنماؤں نے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والے وقت میں رانا عبدالسمیع خان، ممبر گورننگ باڈی پیپسی، راجہ غلام شبیر، ممبر گورننگ باڈی پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ، راشد منیر صدر سینٹرل پنجاب لیبر ونگ اور ارشد سندھو رہنما تحریک انصاف لیبر ونگ شامل تھے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ سے متعلق مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے لیے پورے سسٹم میں مثبت تبدیلی لا رہے ہیں۔ IT کے ذریعے مزدوروں کی زندگی میں سہولیات پیدا کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویلفیئر گرانٹس کی فراہمی کے لیے آن لائن پورٹل کا اجرا بھی کر دیا گیا ہے۔ درخواستیں آن لائن موصول ہونے سے شفافیت کے ساتھ پروسیسنگ میں تیزی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی سے متعلق مالی فوائد فراہم کیے گئے ہیں۔ موبائل اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے۔ ای کارڈ کے اجرا اور ادویات کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہونے سے ادویات کی چوری کی روک تھام بھی ہوئی ہے۔ مزید کہ LDA کے کمرشل نادہندگان کے خلاف ریکوری مہم جاری ہے۔ گلبرگ زون کی 133 نادہندگان کمرشل پراپرٹی سے 17.5% جرمانے کے ساتھ 17 کروڑ کی وصولی کر لی۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن میں ریکوری مہم کے دوران 133 عمارتوں سے کمرشل فیس وصول کی۔ کمرشل فیس نادہندگان سے سرچارج وصول کر کے 17 کروڑ اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ عمارتوں پر 17.5% جرمانہ عائد کر کے پراپرٹی ریکوری مکمل کی گئی ہے، جبکہ گریوینس میں جانے والے نادہندگان سے 10% جرمانہ وصول کیا گیا ہے۔ LDA گلبرگ زون نے ریکوری رپورٹ DG LDA کو پیش کر دی۔
میڈیکل کے طلبہ کے انٹری ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ کی رجسٹریشن میں توسیع نہ دینے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ عدالت نے ایم ڈی کیٹ کی رجسٹریشن میں توسیع کے لیے درخواست نمٹاتے ہوئے اس معاملے پر پی ایم سی کو درخواست گزار کو سن کر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس محمد راحیل کامران شیخ نے طالبہ خدیجہ کی درخواست پر سماعت کی۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے بیرسٹر چودھری محمد عمر پیش ہوئے۔ درخواست گزار طالبہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کورونا کی شدت کے باعث میڈیکل کے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے لیے طلبہ تیار نہیں۔ داخلوں کے لیے ایم ڈی کیٹ کی رجسٹریشن کے لیے 21 اگست کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ درخواست گزار بیمار ہونے کے باعث بروقت اپلائی نہیں کر سکی۔ درخواست گزار نے رجسٹریشن تاریخ میں توسیع نہ کرنے پر پی ایم سی کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پی ایم سی نے رجسٹریشن 15 جولائی سے شروع کی اور امتحان 30 اگست سے شروع ہونا تھے۔ انٹری ٹیسٹ کا کوئی اشتہار نہیں دیا گیا، محض ویب سائٹ پر اشتہار دیا گیا جس کے باعث لا علم رہے۔ رجسٹریشن نہ ہونے سے تعلیمی کیریئر متاثر ہو سکتا ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت ایم ڈی کیٹ میں داخلوں کے لیے رجسٹریشن فیس میں توسیع دینے کا حکم دے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے سرکاری اداروں میں آگاہی مہم تیز کر دی ہے۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے سرکاری اداروں میں آگاہی مہم تیز کی۔ ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے کمشنر ان لینڈ ریونیو حمیرہ مریم کی سربراہی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا دورہ کیا۔ ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے ایڈیشنل ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی صفدر وگ سے ملاقات کی۔ ٹیم میں ایڈیشنل کمشنر صاحبزادہ عمر ریاض، ایس اے 2 کمشنر ڈاکٹر عمران جاوید غوری شامل تھے۔ کمشنر حمیرہ مریم نے کہا کہ قابل ٹیکس تنخواہ لینے والے فوڈ اتھارٹی کے تمام افسران اور اہلکاروں کو گوشوارے جمع کرانے کا پابند بنائیں اور تمام افسران کو گوشوارے اور اثاثہ جات کی تفصیلات جمع کرانے کے لیے بھی پابند بنایا جائے۔ تمام اداروں کے افسران کے لیے گاڑیاں، پلاٹس، بینک بیلنس سمیت اثاثہ جات کی مکمل تفصیلات ظاہر کرنا لازمی ہے۔ ایم این اے علی پرویز ملک کا والٹن بورڈ وارڈ 3 کا دورہ، مسلم لیگ نون کے امیدوار کی انتخابی مہم کا جائزہ لیا گیا۔ غازی روڈ چرڑ پین میں ایم این اے علی پرویز ملک نے انتخابی مہم کا جائزہ لیا۔ امیدوار والٹن بورڈ وارڈ 3 چودھری شریف نمبردار نے انتخابی مہم بارے بریفنگ دی۔ اس موقع پر کیسر محمود، ملک شفیق، میاں عمران، رانا شہزاد، سعادت علی سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ حکومت کی ناقص پالیسیز نے عوام تنگ آ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ براہ راست انتخابی مہم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ پارٹی کی ہدایت پر امیدواروں کو رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا 56واں سنڈیکیٹ کا اجلاس ہوا۔ پروفیسر سائرہ افضل کو ڈین پبلک ہیلتھ، پروفیسر تیمور لطیف ملک کو چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ای این ٹی جبکہ پروفیسر فرحانہ سجاد کو چیئرپرسن شعبہ اناٹمی تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کی زیر صدارت سنڈیکیٹ کا اجلاس ہوا۔ کورونا کی وبا کے دوران یونیورسٹی کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر پارلیمانی سیکرٹری عمر آفتاب احمد ڈھلو، اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن تعلیم غوث، وائس چانسلر شہید ذوالفقار علی بھٹو، میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر تنویر خالق، ڈین فیکلٹی آف کیمیکل انجینئرنگ یو ای ٹی پروفیسر نوید رمضان، ڈپٹی سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈاکٹر عمر اسحاق، ڈپٹی سیکرٹری فائنانس کاشف علی سمیت ڈینز اور یونیورسٹی سے ملحقہ ہسپتالوں کے ایم ایس بھی موجود تھے۔ گرین اینڈ کلین پاکستان مہم، دی ٹرسٹ اسکول نے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے پودا لگا کر افتتاح کیا۔ کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے گرین ٹاؤن میں ٹرسٹ فار ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے کیمپس میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر دی ٹرسٹ اسکول گرین ٹاؤن کیمپس کے پرنسپل کرنل ریٹائرڈ عبدالغفار، میڈم سائرہ یوسف، میڈم عصمت، عاصم سعید، محمد اکرام، امانت علی اور شاہد شریف بھی موجود تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کرنل ریٹائر مبشر جاوید کا کہنا تھا کہ صوبے کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے بھرپور انداز میں شجرکاری ہو رہی ہے۔ طلبہ و طالبات سمیت عام شہریوں کو بھی شجرکاری میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا